ये सोचने वाली बात है कि जब किसी मेडिकल डायग्नोसिस की यानी किसी चिकित्सीय जांच की बात होती है ना, तो वहाँ एक तरह की बिल्कुल अचूक सटीकता की उम्मीद की जाती है। मतलब बिल्कुल किसी इंजीनियरिंग की तरह। बिल्कुल। मान लीजिए किसी के हाथ की हड्डी टूट जाए, तो एक्सरे रिपोर्ट में वो टूटी हुई सफ़ेद लकीर एकदम साफ दिखती है। एक डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कह सकता है कि देखिए, ये रही दिक्कत। वहाँ कोई रहस्य नहीं होता। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है। मतलब हड्डी या तो टूटी है या नहीं टूटी है। एकदम साफ और स्पष्ट। हाँ, और यही जो स्पष्टता है ना, ये इंसानी दिमाग को बड़ा सुकून देती है। दिखाई देने वाली चीजों पर भरोसा करना, उन्हें अलग अलग खानों में बांट कर देखना, एक बहुत ही प्राकृतिक मानव स्वभाव है। जब चीजें ठोस रूप में सामने होती हैं, तो उनका विश्लेषण करना बहुत आसान हो जाता है। सही बात है। लेकिन जरा इस बात पर गौर किया जाए कि जब हम भाषा की दुनिया में कदम रखते हैं, खासकर उस हिंदी भाषा की जिसे रोजमर्रा के जीवन में धड़ल्ले से, मतलब बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया जाता है, तो अचानक वो एक्सरे मशीन कहीं गायब हो जाती है। इंसान शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल तो हर सेकंड कर रहा है, लेकिन क्या कभी इस मशीनरी यानी हमारी वर्णमाला के पुर्जों पर ध्यान दिया गया है? बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम रोककर इस बारे में सोचें। बिल्कुल। और आज के जो स्रोत हैं, वो कुछ बेहद विस्तृत क्लास नोट्स और पीडीएफ स्लाइड्स हैं। और इस गहरी चर्चा का मतलब, इन पीडीएफ स्लाइड्स को एक पॉडकास्ट की तरह बनाने का जो हमारा उद्देश्य है, वो यही है कि इन नोट्स में छिपे व्याकरण के उस विज्ञान को खंगाला जाए जो पहली नज़र में बेहद नीरस या बोरिंग लगता है। हाँ, वो स्कूल वाले व्याकरण के नियम जो रटने पड़ते थे। एकदम वही। इस चर्चा में यही डिकोड किया जाएगा कि मानव मुख से निकलने वाली इन ध्वनियों के पीछे कितना सटीक शारीरिक और वैज्ञानिक गणित काम करता है। जो चीजें स्कूल में अक्सर रटने के लिए दी जाती थीं कि ये कंठ्य है, ये तालव्य है, वे असल में कोई किताबी नियम नहीं, बल्कि हमारे मानव शरीर की इंजीनियरिंग का सीधा सीधा हिस्सा हैं। और इस इंजीनियरिंग को समझने के लिए इसकी ऐतिहासिक नींव पर नजर डालना सबसे जरूरी कदम है। मतलब वर्णमाला की तकनीकी बारीकियों और हवा के दबाव के विज्ञान में उतरने से पहले ये सवाल सामने आता है कि ये भाषा और इसके बुनियादी शब्द आखिर आए कहाँ से? क्योंकि भाषा कोई रातों रात गढ़ी गई चीज तो होती नहीं है। हाँ, ये तो है। ये भौगोलिक और सांस्कृतिक यात्राओं का एक जीवंत दस्तावेज होती है। एक पूरी इवोल्यूशनरी प्रक्रिया है ये। और इन स्रोतों में इसी यात्रा से जुड़ा एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है। मतलब जिस हिंदी भाषा की बात हो रही है, खुद हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंदी या संस्कृत से नहीं हुई है। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। ये शब्द दरअसल फारसी भाषा से आया है, जिसे ईरानी लोगों ने गढ़ा था। ये कितना अजीब विरोधाभास है कि भाषा हमारी है लेकिन उसका नाम किसी और जमीन से आया है। बिल्कुल। और ये ऐतिहासिक विडंबनाओं का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। सिंधी से हिंदू और फिर हिंदी, ये सफर सिर्फ शब्दों का नहीं है, बल्कि सदियों के मानव प्रवास का परिणाम है। अगर इस भाषा के विकास क्रम को करीब से देखा जाए, तो इसकी जड़ें संस्कृत में मिलती हैं। वो तो सबसे प्राचीन है। हाँ, फिर संस्कृत से ये प्राकृत की ओर मुड़ी। बीच में पाली का दौर आया, जो कि बौद्ध धर्म के विस्तार का भी समय था। फिर भाषा का रूप और बदला, जिसे अपभ्रंश कहा गया। उसके बाद अवहट्ठ का चरण आया और अनगिनत पीढ़ियों के होठों से घिसते घिसते अंत में जाकर वो रूप सामने आया जिसे आज हम हिंदी के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत लंबी क्रमिक विकास यात्रा है। तो इतनी लंबी यात्रा के बाद जो भाषा तैयार होती है, उसकी बनावट को समझने के लिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। अब स्रोतों के अनुसार भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है, यानी जिसे सिर्फ बोला या सुना जाता है, वो ध्वनि है, साउंड है ना। बिल्कुल। और वहीं जो सबसे छोटी लिखित इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं, यानी लेटर। और फिर आती है सबसे छोटी सार्थक इकाई, जिसका अपने आप में कोई अर्थ हो, जिसे शब्द या वर्ड कहा जाता है। इसे कुछ इस तरह से देखा जा सकता है, मान लिया जाए कि वर्ण जो है वो कंप्यूटर का कच्चा डेटा है, रॉ डेटा। अच्छा, हाँ। और ध्वनि उस डेटा का ऑडियो प्लेबैक है जो स्पीकर से सुनाई देता है। और शब्द उस डेटा से बनी कोई अर्थपूर्ण जानकारी है जो प्रोसेस्ड इन्फो होती है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो है सार्थकता की शर्त। मतलब किसी भी ध्वनि को भाषा का दर्जा यूं ही नहीं मिल जाता। हवा में तो हजारों तरह की ध्वनियां गूंज रही हैं।
पत्तों की सरसराहट, बादलों की गरज, लेकिन वे भाषा नहीं है। हाँ, वो तो बस शोर हैं। बिल्कुल। जब किसी ध्वनि का एक सुनिश्चित अर्थ होता है, जब वो इंसानी दिमाग में किसी विचार या वस्तु की एक साफ तस्वीर उकेरती है, तभी वो शब्द बनने की हकदार होती है। यही अर्थपूर्ण होना मानव भाषा को बाकी तमाम तरह के शोर से अलग खड़ा करता है। ध्वनि के अर्थपूर्ण होने की बात तो बिल्कुल समझ आती है, लेकिन इस ध्वनि के पैदा होने की शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब जब हम मानव शरीर की इस एक्सरे मशीन को चालू करते हैं तो वर्णमाला का वो हिस्सा सबसे पहले सामने आता है। ये हिस्सा है स्वर, यानी वॉवल्स। हाँ, स्वर वास्तव में किसी भी भाषा के स्वतंत्र नागरिक होते हैं। इनके उच्चारण की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें फेफड़ों से निकलने वाली हवा को गले या मुंह में कहीं भी किसी भी तरह रोका नहीं जाता। हवा बिना किसी रुकावट, बिना किसी बैसाखी के सीधे बाहर आती है। इन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती। लेकिन इन स्वतंत्र स्वरों की गिनती को लेकर इन नोट्स में एक अजीब सा कंफ्यूजन नजर आता है। अगर लेखन के आधार पर देखा जाए तो बताया गया है कि स्वर 11 हैं। कुछ जगहों पर अयोगवा ध्वनियों यानी और आ को मिलाकर यह संख्या 13 भी मान ली जाती है। हाँ, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन जब बात सिर्फ उच्चारण की यानी बोलने की आती है तो ये गिनती अचानक गिरकर केवल 10 रह जाती है। ये गणित थोड़ा उलझा हुआ है। ऐसा क्यों है कि लिखी 11 चीजें जा रही हैं लेकिन बोली सिर्फ 10 जा रही है? इस उलझन का केंद्र है एक खास वर्ण री, जिसे हम री कहते हैं। भाषा समय के साथ खुद को ढालती है। अगर हम हजारों साल पीछे जाएं तो मूल रूप से री का उच्चारण मूर्धा से यानी तालु के कठोर हिस्से से होने वाला एक शुद्ध स्वर था। अच्छा, तो पहले ये अलग था। हाँ, लेकिन आज की बोलचाल में, आधुनिक युग में इसका उच्चारण पूरी तरह बदल चुका है। आज हम इसे व्यंजन र और स्वर ई को मिलाकर री की तरह बोलते हैं। जैसे ऋषि बोलना हो तो ध्वनि र से शुरू होती है। ऋषि। हाँ, र की आवाज आ रही है। बिल्कुल। और चूंकि बोलते समय इसका स्वतंत्र स्वर वाला स्वभाव अब खत्म हो गया है और ये व्यंजन पर निर्भर हो गया है, इसीलिए उच्चारण के आधार पर स्वरों की गिनती केवल 10 ही मानी जाती है। इसके अलावा स्वरों के पीछे समय का भी एक बहुत गहरा विज्ञान काम करता है, जिसे व्याकरण में मात्रा कहा जाता है। हाँ, मात्रा यानी वक्त का मापन। स्रोतों में इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं ह्रस्व स्वर अ, जिन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, जैसे अ, ई, ऊ, री। इन्हें बोलने में बस एक मात्रा का यानी सबसे कम समय लगता है। फिर आते हैं दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनमें ह्रस्व से ठीक दोगुना समय लगता है। और फिर एक तीसरी श्रेणी भी है जिसका जिक्र रोजमर्रा की जिंदगी में कम ही होता है, प्लुत स्वर। हाँ, प्लुत स्वर वह अवस्था है जिसमें ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता है। और ये सिर्फ एक सैद्धांतिक बात नहीं है, हम रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। रोज करते हैं? कैसे? जैसे जब किसी ध्यान अवस्था में ओम का लंबा उच्चारण किया जाता है, या जब कोई दूर खड़े व्यक्ति को आवाज लगाता है, अरे राम, वहां जो ध्वनि बीच में खिंचती चली जाती है वही प्लुत स्वर है। ये इस बात का सबूत है कि व्याकरण सिर्फ ये तय नहीं कर रहा कि क्या बोलना है, बल्कि ये भी तय कर रहा है कि फेफड़ों से निकली हवा को कितनी देर तक रोके रखना है। अरे वाह, मतलब ये गणित सिर्फ समय पर जाकर खत्म नहीं होता, ये मुंह की पोजीशन का भी एक पूरा मैप है। नोट्स में स्वरों को जीभ की स्थिति के आधार पर भी बांटा गया है। अग्र, जब जीभ का आगे का हिस्सा सक्रिय हो, जैसे ई, ई। फिर मध्य, जब बीच का हिस्सा काम करे, जैसे अ। और पश्च, जब जीभ पीछे की तरफ जाए, जैसे आ, ऊ, ओ। इसके साथ ही मुंह खुलने के आधार पर भी 2 श्रेणियां हैं। संवृत्त, जब मुंह लगभग बंद हो, जैसे ई, उ। और विवृत, जब मुंह पूरा खुला हो, जैसे आ। बिल्कुल, ये पूरा एक सिस्टम है। अब यहां एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है, क्या आप बोलते समय सच में कोई इतना गणित लगाता है कि मुंह आधा खुला है, पूरा खुला है, या जीभ पीछे जा रही है? मान लिया जाए किसी को अचानक सिर पर गहरी चोट लग जाए तो दर्द के मारे अनायास ही मुंह से आ निकलता है। उस वक्त आ ही क्यों निकलता है? ई या ऊ क्यों नहीं निकलता? मुंह अचानक पूरा यानी विवृत अवस्था में क्यों खुल जाता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और शरीर का ये अवचेतन तंत्र बहुत ही हैरत अंगेज है। जब किसी को चोट लगती है ना, तो हमारा नर्वस सिस्टम
एक झटके से फेफड़ों को हवा बाहर फेंकने का निर्देश देता है। उस अचानक आए झटके में मुंह का पूरा खुल जाना यानी विवृत अवस्था में आना सबसे प्राकृतिक और आसान शारीरिक प्रतिक्रिया है। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिक है। हाँ, हमारी स्वर तंत्रिकाएं और हमारा जबड़ा प्राकृतिक रूप से इसी तरह डिजाइन किए गए हैं। आ बोलने में जीभ या होठ कोई रुकावट पैदा नहीं करते। ये हवा के बाहर निकलने का सबसे खुला रास्ता है। इसीलिए दर्द, हैरानी या किसी भी तीव्र भावना के समय सबसे पहले यही ध्वनि फूटती है। इंसान व्याकरण नहीं सोचता, उसका शरीर उस समय फिजिक्स के यानी भौतिकी के नियमों का पालन कर रहा होता है। बाप रे, स्वरों की इस आजादी और प्राकृतिक बहाव की बात तो बिल्कुल समझ आती है, लेकिन भाषा सिर्फ खुली हवा से तो नहीं बन सकती ना। उसे कोई आकार देने के लिए, शब्दों को गढ़ने के लिए रुकावटों की भी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, बिना रुकावट के शब्द नहीं बनते। और यहीं से जन्म होता है उन ध्वनियों का जो खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। अब इस चर्चा का रुख थोड़ा व्यंजनों की ओर यानी कॉन्सोनेंट्स की ओर करते हैं। व्यंजनों का सीधा सा नियम है कि बिना स्वरों की बैसाखी के इनका कोई वजूद नहीं है। एकदम सही। बिना स्वर के व्यंजन सिर्फ एक सैद्धांतिक कल्पना है। कोई भी व्यंजन अपने मूल रूप में बिना स्वर अ के बोला ही नहीं जा सकता। अगर हम किसी व्यंजन से स्वर को पूरी तरह हटा दें तो उस अक्षर के नीचे हलंत लग जाता है, जिसका मतलब है कि अब वो आधा है। वो नीचे जो छोटी सी लकीर होती है। हाँ, उसमें हवा का वो प्रवाह नहीं है जो उसे होठों से बाहर ला सके। कुल व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है और इन 33 ध्वनियों की शारीरिक यात्रा मुंह के अंदर एक बहुत ही क्रमबद्ध भूगोल का निर्माण करती है। ये जो 25 स्पर्श व्यंजनों का जो वर्गीकरण है, मतलब कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, ये पहली नज़र में बड़ा ही जटिल लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी जीव विज्ञान की किताब का कोई बहुत मुश्किल चैप्टर हो जिसे बस बैठ के रटना पड़ेगा। अगर इसे सिर्फ अक्षरों की सूची की तरह देखा जाए तो ये रटने वाली चीज ही लगेगी, लेकिन अगर इसे मुंह के अंदर हवा की यात्रा की तरह महसूस किया जाए तो ये किसी मैप या जीपीएस से कम नहीं है। वो कैसे? यह यात्रा गले के सबसे भीतरी हिस्से से शुरू होकर बाहर होठों तक आती है, एक लहर की तरह। सबसे पहले हवा गले से यानी कंठ से टकराती है, जहां से क वर्ग जैसे क, ख, ग, घ पैदा होता है। फिर वो लहर थोड़ा आगे बढ़ती है और जीभ तालु यानी मुंह की छत के पिछले हिस्से को छूती है, जिससे च वर्ग च, छ, ज, झ बनता है। तो ये पीछे से आगे की तरफ आ रहा है। बिल्कुल। उसके बाद जीभ थोड़ा और मुड़कर कठोर तालु यानी मूर्धा को छूती है, जो ट वर्ग ट, ठ, ड, घ की जगह है। फिर जीभ और आगे खिसककर ऊपरी दांतों से टकराती है, जिससे त वर्ग त, थ, द, ध निकलता है। और इस यात्रा के बिल्कुल अंत में हवा होठों पर आकर रुकती है, जहां से प वर्ग प, फ, ब, भ, म की उत्पत्ति होती है। यह गले से लेकर होठों तक का एक परफेक्ट शारीरिक हाईवे है। क्या बात है। और इस शारीरिक हाईवे पर एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने निचले होठ को उंगली से कसकर पकड़ ले और उसे ऊपर वाले होठ से बिल्कुल ना छूने दे, तो वो प वर्ग का कोई भी शब्द बोल ही नहीं सकता। हाँ, ये करके देखा जा सकता है, कोई बोल ही नहीं पाएगा। मतलब बाबा, पापा, फूफा बोलना शारीरिक रूप से नामुमकिन हो जाएगा। ये एक छोटा सा प्रयोग इस बात को साबित कर देता है कि ये वर्णमाला महज अक्षरों की सूची नहीं है, ये हमारे शरीर के हर पुर्जे का एक बेहद सटीक मैनुअल है। और मुंह के इस भूगोल में पंचमाक्षर कहा जाता है। हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, ङ, ङ, ञ, ण, न, म, इनका इंजीनियरिंग मॉडल बाकी अक्षरों से अलग है। अच्छा, वो कैसे अलग है? मुंह और नाक का ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये मानव शरीर का एक चमत्कार है। अगर किसी की नाक पूरी तरह बंद हो, जैसे जुकाम में, तो वो इन पांचों ध्वनियों का सही उच्चारण करने में असमर्थ हो जाएगा। तभी जुकाम में आवाज बदल जाती है। ये तो बात हो गई कि ध्वनि पैदा कहाँ से हो रही है, उसका उद्गम स्थल क्या है। लेकिन इन नोट्स में कुछ ऐसी ध्वनियां भी हैं जो इस पूरे सिस्टम से अलग ही चलती हैं। मतलब कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो इन 25 स्पर्श व्यंजनों के हाईवे पर नहीं चलती, बल्कि उनकी अपनी अलग ही कार्यप्रणाली है, जैसे ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन। हाँ, इन्हें हम भाषा की मशीनरी के कुछ विशेष पुर्जों की तरह देख सकते हैं। अंतस्थ व्यंजन य,
र, ल, व को हम एक गाड़ी के क्लच की तरह मान सकते हैं। ये स्वर जहां हवा बिल्कुल नहीं रुकती और व्यंजन जहां हवा पूरी तरह रुकती है, उनके बीच की एक संक्रमणकालीन अवस्थाएं हैं। एक ब्रिज की तरह। बिल्कुल। इन्हें बोलते समय ऐसा महसूस होता है जैसे हवा अंदर की तरफ ही टिक गई हो। और इसके ठीक उलट काम करते हैं ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। नाम से ही स्पष्ट है, ऊष्मा यानी गर्मी। इन ध्वनियों में हवा को एक बहुत संकरी जगह से रगड़ खाते हुए बाहर निकलना पड़ता है। ये लघी करतब दिखाती हैं। जैसे र, इसे प्रकंपित या लुंठित कहा गया है। इसे बोलते समय जीभ आगे पीछे कांपती है, जैसे कोई इंजन स्टार्ट हो रहा हो। रर। हाँ, उसमें एक वाइब्रेशन है। फिर है ल, जिसे पार्श्विक कहते हैं। इसे बोलते समय जीभ मुंह के बीचों बीच एक खंबे की तरह खड़ी हो जाती है और हवा उसके दोनों साइड से यानी बगल से निकल जाती है। ह को काकल्य कहा जाता है क्योंकि इसमें खुले मुंह से गले के बहुत गहरे हिस्से से झटके के साथ हवा बाहर आती है। और इन सब में सबसे अनोखे हैं उच्छिप्त व्यंजन ड़, ढ़। उच्छिप्त का शाब्दिक अर्थ ही होता है फेंका हुआ। इन्हें बोलते समय जीभ पहले पीछे मुड़कर तालू को छूती है और फिर झटके से नीचे गिरती है, जैसे किसी ने कोई भारी चीज नीचे फेंक दी हो। इसका सबसे बड़ा व्याकरणिक नियम ये है कि इन दो ध्वनियों ड़, अढ़ से कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता। ड़ से कोई शब्द शुरू नहीं होता। नहीं, वो है जहां श्वास यानी प्राण और कंपन यानी घोष का जिक्र है। अल्प प्राण कम हवा और महाप्राण ज्यादा हवा। लिखा है कि अल्प प्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर आता है। महाप्राण में दूसरा और चौथा अक्षर। हाँ, ये नियम है। इसी तरह कंपन के आधार पर अघोष बिना कंपन में पहला और दूसरा अक्षर और सघोष या घोष कंपन के साथ में तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर आता है। मतलब ये 1, 3, 5 या 2, 4 का जो गणित है, ये तो किसी सीक्रेट कोड या तिजोरी के पासवर्ड जैसा लगता है। इसे याद रखने या समझने ला कोई आसान नजरिया है? शरीर के स्तर पर यह काम कैसे कर रहा है? अगर हम इसे सिर्फ किताबों तक सीमित रखेंगे ना, तो ये गणित ही लगेगा। लेकिन अगर इसे भौतिक रूप से महसूस किया जाए तो ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। ये हमारे फेफड़ों और गले से निकलने वाली हवा का एक बहुत ही प्राकृतिक ऑन ऑफ पैटर्न है। ऑन ऑफ? हाँ, इसे समझने के लिए एक साधारण सा प्रयोग किया जा सकता है। अगर हाथ की हथेली को मुंह के बिल्कुल सामने रखा जाए और क, ख, ग, घ बोला जाए, क बोलते समय हथेली पर हवा का बहुत हल्का सा स्पर्श होगा। ये अल्प प्राण है, यानी कम हवा। ख बोलते ही हवा का एक तेज झोंका हथेली से टकराएगा। ये महाप्राण है, यानी ज्यादा हवा। ग पर फिर हवा कम हो जाएगी और घ पर फिर तेज। अच्छा, यानी ये कोई नियम नहीं बल्कि फेफड़ों की सांस लेने की लय है, एक पल्स की तरह। 1, 2, 1, 2, कम हवा, ज्यादा हवा। बिल्कुल। फेफड़े लगातार एक ही प्रेशर से भारी मात्रा में हवा नहीं फेंक सकते, वे थक जाएंगे। शरीर को एक रिदम चाहिए। इसी तरह स्वर तंत्रिकाओं का कंपन भी लगातार ऑन नहीं रह सकता। वो भी थक जाएंगी। हाँ। अगर उंगलियों को गले पर रखा जाए तो पहले 2 अक्षरों में, जैसे क, ख, गले में कोई कंपन महसूस नहीं होगा, ये अघोष है। लेकिन अगले 3 अक्षरों ग, घ, ण में गले के अंदर एक झंझनाहट महसूस होगी, जो कि सघोष है। यह हमारे शरीर का ऊर्जा बचाने और आवाज को स्पष्ट रखने का एक एवोल्यूशनरी तरीका है। मतलब जिसे व्याकरण के भारी भरकम नियमों की तरह पेश किया जाता था, वो दरअसल हमारी सांसों और धड़कनों की लय है। कंप्यूटर में जिस तरह 0 और 1 का बाइनरी सिस्टम काम करता है, वैसे ही मानव गले में हवा और कंपन का ऑन ऑफ स्विच लगा है। ये एक पूरी यात्रा जहां इन सभी वर्णों को जोड़ा जाता है, कुल 52 की संख्या तक ले जाती है। 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतःस्थ, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त जैसे श, त्र, ज्ञा, श्र, 2 द्विगुण या उत्क्षिप्त और 2 अयोगवाह। पूरी 52 ध्वनियां। 52 ध्वनियों तक पहुंचने का ये सफर महज अक्षरों की गिनती नहीं है। ये मानव शरीर की सबसे उन्नत तकनीक, हमारे मुंह, गले, जीभ और फेफड़ों की परफेक्ट जुगलबंदी,
एक शानदार ऑर्केस्ट्रा का साक्षात सबूत है। और ये बात सच में चकित कर देती है कि हजारों साल पहले हमारे वैयाकरणों ने, उन प्राचीन ज्ञानियों ने बिना किसी आधुनिक एक्सरे या एमआरआई मशीन के केवल ध्यान और अवलोकन के जरिए शरीर विज्ञान और ध्वनि विज्ञान को इतनी सटीकता से डिकोड कर लिया था। उन्होंने मानव कंठ के एक एक हिस्से को समझा और उसके आधार पर ये पूरी वर्णमाला रच दी। लेकिन इस पूरी गहरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गंभीर विचार मन में आता है। आज इंसान एक बहुत ही तेज रफ्तार डिजिटल युग में जी रहा है। आज का ज्यादातर संवाद टाइपिंग, इमोजी या फिर छोटे छोटे वॉइस नोट्स के जरिए हो रहा है। हाँ, वो तो है। सब शॉर्टकट हो गया है। शब्दों का पूरा और स्पष्ट उच्चारण करने के बजाय शॉर्टकट अपनाए जा रहे हैं। शब्दों को बीच में ही खा लिया जाता है। ऐसे में ये सोचने वाली बात है कि क्या इंसान अपनी इस प्राकृतिक मशीनरी का पूरा इस्तेमाल करना भूलता जा रहा है? जीव विज्ञान का सिद्धांत है, जिस चीज का इस्तेमाल नहीं होता वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। अगर कुछ ध्वनियों का स्पष्ट उच्चारण करना छोड़ दिया जाएगा तो शारीरिक रूप से हमारे जबड़े, जीभ और स्वर तंत्रिकाएं उस खास बारीकी को खो सकती हैं। तो क्या ये एक संभावना है कि भविष्य में भाषा के इसी तरह शॉर्टकट में सिमटते जाने के कारण इन 52 ध्वनियों में से कुछ ध्वनियां हमेशा के लिए लुप्त हो जाएं? क्या 100 या 200 साल बाद कुछ अक्षरों को बोलने की शारीरिक क्षमता ही इंसानों में नहीं बचेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जैसे शुरुआत में उस टूटी हुई हड्डी और एक्सरे की बात हुई थी, हमारी भाषा की ये एक्सरे रिपोर्ट फिलहाल तो 52 ध्वनियों का एक मुकम्मल ढांचा दिखाती है। लेकिन अगर इस ढांचे की पूरी रेंज का इस्तेमाल नहीं किया गया तो शायद भविष्य की एक्सरे रिपोर्ट में कुछ हिस्से हमेशा के लिए गायब मिलें। भविष्य में जब भी कोई शब्द बोला जाए तो ये महसूस करने वाली बात होगी कि उस एक ध्वनि को पैदा करने के लिए जीभ, सांसें और गले की मांसपेशियां कौन सा